बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लीफ पोइम जो कि मिखेल लरमेंटो की जानिब से लिखी गई है। हम सबसे पहले देख लेते हैं इस पोइम की टेक्स्ट क्या है, फिर हम देखेंगे इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पोइम है। मिखेल लरमेंटो एक रोमांटिक पोइट था और रोमांटिक पोइट्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि वो सब्जेक्टिव पोइट्स होते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल सारस को अपने वर्क के अंदर बयान करते हैं। तो द लीफ पोइम भी इसी हवाले से है एंड देन एंड पे हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए इसकी टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल ऑक लीफ टोर ऑफ फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, एक जो छोटा सा पत्ता है वो अपनी ब्रांच से नीचे गिर चुका है। वाज ड्रीवन ओवर द स्टिप बाय अ क्रूअल गेल, यानी कि बहुत मौसमी हालात की खराबी की वजह से वो अपनी ब्रांच से नीचे गिर गया है। ड्राइड अप एंड विदर्ड फ्रॉम द कोल्ड द हीट एंड द सारो, यानी कि उसने वो इतना सूख चुका है कि उसने हर तरह के मौसम का सामना किया। सर्दियों की सर्दी और गर्मियों की गर्माहट का उसने सामना किया है। इट फाइनली अलाइड बाय द ब्लैक सी शोर, और अब ये एक ब्लैक सी शोर पे पहुंच चुका है। अ यंग प्लेन ट्री स्टैंड बाय द ब्लैक सी शोर, अब उसी जो ब्लैक सी शोर है, जो सी शोर है उसके जो है वो किनारे पे वहाँ पे एक ट्री, प्लेन ट्री जो है वो उगाया है। विस्परिंग विंड स्ट्रोक्स हर ग्रीन बाउस, अब वो उसकी जो कि ग्रीन है, ब्रांचेस उसकी ग्रीन है और वो लहलहा रहा है सी शोर के ऊपर। तो जो हवा है जब वो वहाँ से गुजरती है तो पत्तों के अंदर जो उसके ग्रीन लीव्स हैं उसके अंदर सरसराहट पैदा होती है। ऑन हर ग्रीन बाउस वे हेवनली बर्ड्स, और वहाँ पे जो है परिंदे बैठते हैं सिंगिंग द प्रेजेस एंड फेम ऑफ द क्वीन ऑफ द सी, और वो गाने गाते हैं और जो सी की क्वीन है उसके बारे में उसकी तारीफ़ें करते हैं। द ट्रैवलर लेट एट द सोरिंग ट्रीज रूट, अब वो जो पता है वो उसके रूट्स पे पहुंच चुका है। एंगिश्ड ही प्लेड फॉर अ मोमेंट शेल्टर, अब वो उससे दरख्वास्त करता है कि वो कुछ लम्हे के लिए उसे शेल्टर फ्राहम करे, यानी कि ट्री से दरख्वास्त कर रहा है। वो पत्ता जो बहुत अरसा पहले अपनी ब्रांच से, अपने दरख्त से अलहदा हो गया था और उसने मौसम की सख्ती और गर्मी का बर्दाश्त की उसने, और आखिरकार वो एक ब्लैक सी शोर पे पहुंच चुका था। एंड दीज वर हिज वर्ड्स, और वो इन अल्फाज में उससे दरख्वास्त करता है। आई एम बट अ पुअर ऑक लीफ मेच्योर्ड बिफोर माई टाइम इन अ ग्रीम होमलैंड, यानी कि मैं एक गरीब सा पत्ता हूँ जो कि अपने वक्त से पहले मेच्योर हो चुका हूँ और अपने होमलैंड यानी कि अपने दरख्त से जुदा हो चुका हूँ। फॉर एजेस आई हैव वांडर्ड विदाउट अ गोल ऑल अलोन, और बहुत लंबे अरसे तक मैं अकेला ही फिरता रहा हूँ बगैर किसी गोल के। विदाउट शेड आई विदर्ड, कोई भी मेरे ऊपर साया नहीं था और मैं थरथराता रहा। विदाउट रिपोज फैडिड, और किसी भी हम सफ़र के बिना रहा। वुड यू वेलकम दिस स्ट्रेंजर ओमंग योर एमरल्ड लीव्स, और क्या तुम इस स्ट्रेंजर को अपने इन हरे भरे दरख्तों में कोई जगह दोगे। आई नो मैनी स्टोरीज ऑफ वंडर एंड विजडम, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि उसने इतना अरसा गुजारा ज़मीन पे, उसने सी शोर पे गुजारा, उसने सर्दियों का सामना किया, गर्मियों का, दुख का। तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी कहानियाँ जो मैं बता सकता हूँ। बट वाई डू आई नीड यू, उसके बाद जवाब देता है जो उसको ट्री है, वो जवाब देता है वाई डू आई नीड यू, कहता है कि मैं तुम्हें क्यों रखूँ। द यंग ट्री रिप्लाइज, यंग ट्री ये कहता है यू आर डस्टी एंड येलो, तुम तो जो है वो गंदे हो और बिल्कुल तुम जर्द हो चुके हो। इल सूटेड टू माई होलसम यंग सन्स, और जो मेरी इतने हरे भरे पत्ते हैं उनके लिए तुम कहाँ सूट करते हो उनके साथ। यू हैव सीन मैनी थिंग्स, तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बट वट यूज डू आई हैव फॉर योर टेल्स, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी उन कहानियों में, मुझे क्या ज़रूरत है। द हेवनली बर्ड्स हैव लॉन्ग वियर्ड माई ईयर्स, तो कहते हैं कि जो हेवनली बर्ड्स उसके ऊपर बैठते हैं और जब मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी मेलोडी वॉइस जो है जब मेरे कानों में पड़ती है इतनी खूबसूरत, तो मेरे लिए तो वो कहानियाँ वो सब कुछ बहुत मज़े के है। तुम्हारी वो स्टोरीज़ में क्यों सुनूँ जो कि दुख से भरी हैं। ओ ट्रैवलर बी ऑन योर वे, ऐस सफ़रगर अपने रास्ते पे चलो। यू आर स्ट्रेंजर टू मी, तुम मेरे लिए अजनबी हो। बिलव्ड बाय द सन आई ब्लोम एंड शाइन फॉर हिम, माई बोज आर स्प्रेड इन द हेवनली फील्ड्स, और कहता है कि मैं तो सूरज का हम सफ़र हूँ, क्योंकि सूरज मेरे ऊपर पड़ता है और मैं मेरे जो पत्ते हैं वो शाइन करते हैं, और जो जन्नत से आए हुए परिंदे हैं वो मेरे ऊपर बैठ के गीत गाते हैं। द कूल सी रिफ्रेश एंड वाशेज माई रूट्स, और जो समंदर है वो मुझे पानी फ्राहम करता है, मेरे रूट्स को सरियाब करता है। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट ख़त्म होती है। अब इसकी बहुत ही हाईली सिम्बोलिक या मेटाफोरिक लेवल पे हम इसको देख सकते हैं कि वो लीफ जो अपनी ब्रांच से गिर चुका है वो लरमेंटो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबके लिए ज़रूरी है कि हम लरमेंटो की
बायोग्राफी लरमेंटो की जानना इस हवाले से ज़रूरी है कि उसके जो माँ बाप हैं उनकी सेपरेशन हो गई थी, उसकी वालदा का इंतकाल भी जल्द हो गया था जब उसकी उम्र सिर्फ 3 बरस थी। उनकी आपस में रिलेशनशिप भी कुछ अच्छा नहीं था, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह बाज़ क्रिटिक ने ये लिखी है कि उसकी जो हेल्थ थी लरमेंटो के वालिद साहब की, वो बहुत ख़राब रहती थी और उनका अफेयर भी था अपने घर में काम करने वाली के साथ। तो उसके जो वायलेंट बिहेवियर था वो उसकी बीवी टीबी का शिकार हो जाती है और फिर उसी दौरान सिर्फ 21 साल की उम्र में मर जाती है। और जो लरमेंटो है वो अपनी ग्रैंड माँ के यानी कि अपनी नानी के घर में परवरिश पाता है। तो एक तो ये उसका हम देखते हैं। फिर जब वो वहाँ पे परवरिश पाता है उसको फिर रिकेट्स को प्रॉब्लम हो जाता है और वो एजुकेशन सारी घर में हासिल करता है। हालांकि अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस को सीखता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो डिफरेंट किस्म के होते हैं उनको प्ले करना सीखता है, एक बहुत अच्छे पेंटर के तौर पे सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें वो घर में बैठा सीखता है। एक और एस्पेक्ट अगर हम उसकी लाइफ का देखें जो कि इस पोइम के हवाले से अहम होगा कि वो अलेक्जेंडर पुश्किन 1837 में जो उसको मर्डर किया गया था उस हवाले से ये बात करता है बहुत ज़्यादा। और उसके ऊपर उसने पोइम भी लिखी जिसकी वजह से उसको उसके मुल्क से निकाल दिया गया, बैनिश कर दिया गया। उसने उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिखा। उसने जो इंटेलिजेंसिया है उनके हक़ में बातें की कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मैसर नहीं है। तो ये सारी बातें इस हवाले से इसके बैकग्राउंड के ज़रिए हमें ज़रूरी होनी है पता। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोइम लिखी गई है मेटाफर की यानी कि एक्सटेंडेड मेटाफर की फॉर्म में लिखा गया। इसको ये ड्रामेटिक है यानी कि नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव नहीं है ये अपनी फॉर्म के अंदर। इसकी जो टोन है पोइम की वो सैड है, ग्लोमी है, नॉस्टैल्जिक टाइप की इसकी जो टोन है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम स्टैंजा की फॉर्म बात करें तो ये स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है। 6 स्टैंजाज में ये पोइम लिखी गई है और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइंस हैं। जैसे कि हमने देखा इमेजरी इसके अंदर यूज़ की गई है ट्री, लीफ, ट्रैपडोर और शेल्टर की, जो कि इसको मदद देती है पोइम को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए। अब पोइम के अंदर वो बात क्या करता है जिसको हम रिलेट करते हैं, जो उसकी हमने बायोग्राफी या उसका बैकग्राउंड देखा उसके साथ पर्सोनीफाई करते हैं। इसके अंदर डायलॉग बिटवीन द लीफ एंड द ट्री इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। हमने जब उसकी बायोग्राफी देखी हमें उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होगी कि जो उसकी अपनी लाइफ है उसको प्रेजेंट किया गया है, वो लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो गवर्नमेंट है या जो उसकी स्टेट है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्री को। और वो अपनी उम्र से पहले खुद भी मेच्योर हो जाता है क्योंकि बहुत सारी सख्तियाँ देख लेता है, अपनी फैमिली के जो हालात हैं उससे वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहता है। इसके अलावा अपने स्टेट की जानिब से भी उसको उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को निगेट किया जाता है। तो उस हवाले से ये उसने पोइम लिखी है। बाकी पोइम आसान सी है, उसके अंदर क्या डायलॉग्स क्या फॉर्म्स यूज़ की गई हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आपने इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है उसकी बायोग्राफी को उसकी पोइम के साथ रिलेट करते हुए। तो आई होप आपको पोइम की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।